जी, अस्सलाम वालेकुम। कैफ़े आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 104। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं मज़ीद कुछ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एग्ज़ाम्पल्स। कल के लेक्चर में हमने जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एग्ज़ाम्पल डिस्कस की थी, वो थी सेल सिस्टम और परचेज़ सिस्टम। ये 2 एग्ज़ाम्पल्स थी। इन्वेंटरी को मैंने इसलिए साथ में क्वेश्चन आपको दे दिया होम असाइनमेंट के तौर पे कि पहले हमने सब्स्टेंटिव प्रोसीजर में इसको कवर किया हुआ था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक दिन में कल के लेक्चर में हमने 2 वैसे तो रूटीन ऐसी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं केस स्टडी को सॉल्व करने में? केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व हो गए? आपको समझ आ गई कि इंटरनल कंट्रोल की केस स्टडी को किस तरीके से हमसे पूछ सकता है और इसको हमने किस तरीके से प्रेजेंट करना है। आपने देखा होगा नॉर्मली केस स्टडी में उसकी 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक वो हमसे कहता है कि वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो, फिर कहता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि इस वीकनेस का नुकसान क्या हो सकता है? इस वीकनेस का क्या और तीसरी चीज़ रिकमेंडेशन। अच्छा, इसमें जिस तरह हमने रिस्क असेसमेंट की केस स्टडीज़ की है ना कि लेफ्ट के टेबल फॉर्म में, उसी तरह रिकमेंडेड है कि आप इंटरनल कंट्रोल की केस स्टडी भी इसी फॉर्मेट में करें, टेबल फॉर्म में। यानी 3 टेबल बना लीजिए, दरमियान में 2 लाइनें लगाइए, 3 टेबल बन जाएगी। पहले लिखिए वीकनेसेस, फिर उसके बाद इम्प्लीकेशन और फिर इसके बाद रिकमेंडेशन। चलिए, सेल सिस्टम या परचेज सिस्टम में कोई कंट्रोल एक्टिविटी या वीकनेस आपको समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन आपको सेकंड क्लास में प्रैक्टिस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। कोई कंट्रोल या कोई पॉइंट हो समझ में नहीं, आप पूछ लीजिए। हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन इस तरह लग रहे थे कि जैसे वो रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि आप उसको देख अगर रिक्वायरमेंट ना पढ़े तो आप शायद अंदाजा भी ना लगा सके कि ये रिस्क असेसमेंट का है कि कंट्रोल वीकनेस का है। तो आपने रिक्वायरमेंट को पढ़ के उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। वैसे आपको मैं हिंट दे देता हूँ, अगर जो रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन होता है उसमें जनरल हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसमें बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब कंट्रोल वीकनेस का क्वेश्चन होता है ना, सारे का सारा या तो सेल्स सिस्टम के गिर्द घूमेगा या परचेज सिस्टम के गिर्द घूमेगा या पेरोल। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि सारी डिस्कशन एक ही चीज़ के गिर्द कर रहा है तो फिर ये इसमें सिस्टम का ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। इससे हमें अंदाजा हो जाता है। क्या ये किसी चैप्टर के साथ कंबाइन होके आ सकता है? नहीं। नहीं। रिस्क असेसमेंट होके आ सकता है, सब्सिडी प्रोसीजर के साथ हमने प्रैक्टिस करी है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इंटरनल कंट्रोल इंडिपेंडेंट टेस्ट होगा। जी। बिल्कुल, हाँ, हाँ, शाबाश, शाबाश। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करें ना केस स्टडीज़ की तो आपको पता चलेगा कि वीकनेस नॉर्मली हम क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आप उसी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लें, वही हमारी वीकनेस बन जाती है। ठीक है? तो वही हाँ, पॉसिबल इम्प्लीकेशन आपको सोचना पड़ता है। वीकनेस आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, रिकमेंडेशन देना बहुत आसान है। जो इम्प्लीकेशन है इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ता है कि इसका इफेक्ट क्या है। लेकिन वो भी आप 2-3 केस स्टडीज़ करेंगे ना आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की इम्प्लीकेशन का क्या इफेक्ट होता है। क्योंकि अगर आप हर सिस्टम की 2-2 केस स्टडीज़ भी कर लेना, हर सिस्टम की, तो तकरीबन उसके सारे जो वीकनेसेस हैं, वो सब्सटेंशियली ज़्यादातर, सारे तो नहीं कहता मैं, लेकिन ज़्यादातर वीकनेसेस उसके कवर हो जाते हैं। तो आपको पता चलता है कि ये वीकनेस टेस्ट करेगा, इसकी ये इम्प्लीकेशन है और ये सजेशन है। ठीक है? तो इसमें अगर आप प्रैक्टिस भी करें ना, तो आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। आप हर सिस्टम के 2-2 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, मोर देन इनफ। जी, और भी क्वेश्चन। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन उसने पास पेपर में पूछे हैं, वो सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम और इन्वेंटरी काउंट। इन 3 के और उसमें भी ज़्यादा सेल सिस्टम और कैश। कैश पहले नंबर पे है, सेल सिस्टम दूसरे नंबर पे, परचेज तीसरे नंबर पे। पेरोल उसने आईकैप ने मैंने नहीं देखा, मेरे ज़हन में नहीं है कि पेरोल का आईकैप ने कोई क्वेश्चन पूछा हो और फिक्स्ड एसेट्स का और इन्वेंटरी का, अलग से इन्वेंटरी का, मतलब स्टॉक काउंट के अलावा इन्वेंटरी सिस्टम का क्वेश्चन उसने नहीं पूछा, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए आपने जब आप देखेंगे वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन भी ज़्यादा इन्हीं सिस्टम का सेल्स है, परचेज है और स्टॉक काउंट इंस्ट्रक्शंस है और पास पेपर में भी उसकी टेस्टिंग इन्हीं सिस्टम के ऊपर है। और कोई क्वेश्चन? जी। अच्छा, प्री नंबरिंग ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ डेबिट नोट, ये कहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स में आ रहा है? नहीं। परचेजेस रिटर्न, हाँ, तो परचेजेस रिटर्न तो हमारा वो बिलिंग इनवॉइसिंग एंड बिलिंग डिपार्टमेंट का कंट्रोल है ना कि वो ऑथराइज्ड और पिन नंबर होना चाहिए। हम जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये देखते हैं कि डॉक्यूमेंट सारी पूरी हों। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बंदे की ये जिम्मेदारी होती है कि एंट्री करने से पहले ये तसल्ली कर ले कि सारी डॉक्यूमेंट्स यानी ऑडिट ट्रेल पूरा है। यानी वहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या सेल इनवॉइसेस के साथ-साथ गुड डिस्पैच नोट और सेल्स ऑर्डर की कॉपी भी लगी है। सप्लायर इनवॉइस के साथ क्या जीआरएन और परचेज ऑर्डर की कॉपी भी लगी है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कहीं पे फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना हो जाए। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट या जीएल डिपार्टमेंट वाले की ये जिम्मेदारी होती है इंश्योर करना कि सारी डॉक्यूमेंट्स पूरी हो जाए। वहाँ पे शायद उसने ये कहना चाह रहा होगा कि जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बंदे ने एंट्री करने से पहले ये चेक करना है कि जो भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है, वो सारे के सारे ऑथराइज्ड प्री नंबर हो, ये चेक करना है उसने। लेकिन इसको ऑथराइज करना या इसको प्री नंबर करना, ये हरगिज़ जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले का काम नहीं है। ये इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट वाले का काम है। ठीक है? कोई भी क्वेश्चन? अच्छा, हम में से कितने स्टूडेंट हैं, थोड़ा-सा मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें अगर पूछा जाए कि कंट्रोल एक्टिविटीज़ बता दीजिए सेल्स सिस्टम की, कंट्रोल एक्टिविटीज़ बता दीजिए परचेज़ सिस्टम की, तो वो 50% से ज़्यादा कंट्रोल एक्टिविटीज़ बता सकते हैं ज़बानी, 50% से ज़्यादा। चलिए, तो बाकी स्टूडेंट इसका मतलब वो जो मैंने पेज दिया था उसको नहीं पढ़ा उन्होंने। उसको पढ़ा? चलिए ठीक है, उसको कोशिश कीजिएगा कि याद भी कर लें। अभी मैं याद करने पे ज़ोर नहीं दे रहा क्योंकि केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं, आपने नोट किया होगा, अगर आपने याद नहीं भी किया ना लेकिन पढ़ लिया, आप केस स्टडी अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाते हैं। तो चूँकि एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस है केस स्टडीज़ अटेम्प्ट पूछेगा, तो मैं फोकस ज़्यादा नहीं कर रहा याद करवाने पे, लेकिन ये याद करके जाना है, ये ज़हन में रखिएगा। हम जहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे 1-2 चीज़ों की वजह से हमारी प्रिपरेशन लूज़ नहीं होनी चाहिए। हो सकता है रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ सेल्स सिस्टम में इनवॉइसिंग एंड बिलिंग डिपार्टमेंट में क्या कंट्रोल्स है? तो हम उसको कंट्रोल्स बता सकें और बताइए जब कंट्रोल हमने बताने हैं, तो कीवर्ड्स लिखेंगे सिर्फ या सेंटेंस फॉर्म में, शाबाश। ठीक है? और इसके सेंटेंस फॉर्म आपको बुक में लिखे मिल जाएँगे। बुक में सेंटेंस फॉर्म में लिखे हुए हैं सारे जो कंट्रोल्स हैं, और जो आपको वन पेजर दिया है, याद करने के लिए उसमें सिर्फ कीवर्ड्स हैं। स्टार्ट करें। अगर आपको सेल्स सिस्टम, परचेज सिस्टम समझ आ गया है, तो बाकी सारा सिर्फ रीडिंग का काम है। वो आप खुद से भी रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको साथ चलाऊँगा ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें कि हमने ये चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं। ठीक है? वरना टाइम बचाया जा सकता है, आपको रीडिंग असाइनमेंट देके और आप कर भी सकते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन फिर भी आप कहीं ऐसा ना हो कि कन्फ्यूज़ हो जाएँ, इसलिए आपके साथ चला रहा हूँ। आज हम करेंगे 2 सिस्टम। बेसिकली मैंने आपको बताया था, हमारे सिलेबस में 5 सिस्टम है। कौन-कौन से? सेल्स सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल सिस्टम, कैश एंड बैंक, इन्वेंटरी एंड फिक्स्ड एसेट। अच्छा, कैश एंड बैंक को मैं एक ही सिस्टम कंसीडर किया करता हूँ। इसलिए इन्वेंटरी एंड फिक्स्ड एसेट्स को भी एक ही, क्योंकि ज़्यादातर इनकी चीज़ें मिलती-जुलती हैं। लेकिन आईकैप ने चूँकि इन्हें अलग सेक्शन में डिस्कस किया है, इसलिए हमने इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी अलग बनाया है। तो अगर आईकैप के हवाले से देखें तो आज 3 कांसेप्ट सीखेंगे। लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज हमें 2 कांसेप्ट सीखने हैं। एक है इन्वेंटरी एंड फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा है पेरोल सिस्टम। पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेंटरी, इसमें पहले इन्वेंटरी सिस्टम।
अच्छा, हमने तो स्टडी कर लिया इन्वेंटरी सिस्टम, जिसमें हम ये देखते हैं कि स्टॉक काउंट करते हुए किन इंस्ट्रक्शंस को, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। वो किया ज़रूर है, लेकिन वो इन्वेंटरी का सिर्फ एक एंगल है। कौन-सा? स्टॉक का। लेकिन इन्वेंटरी में और भी तो चीज़ें हैं, जैसे क्या इन्वेंटरी को हमें सिक्योर करना चाहिए, उसको सेफगार्ड करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसी तरह स्टॉक का हमने काउंट कर लिया कितना है, उसके बाद उसकी वैल्यूएशन भी तो करनी चाहिए कि लोअर कॉस्ट रन भी रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है? फिजिकल को स्टॉक स्लो मूविंग को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? उसकी रिकॉर्डिंग सही हो रही है कि नहीं, ये भी चेक करना है। तो याद रखें, जो स्टॉक काउंट था वो सिर्फ इन्वेंटरी का सिस्टम का एक एलिमेंट था। अब हम कंप्लीट इन्वेंटरी सिस्टम को स्टडी करने लगे हैं कि इन्वेंटरी सिस्टम में मैक्सिमम कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं। एक कंट्रोल तो हमने पढ़ लिया कि हर मंथ एंड पे फिजिकल स्टॉक काउंट होना चाहिए। इसको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया कि हर मंथ एंड पे फिजिकल स्टॉक काउंट होना और अच्छे से होना चाहिए। अच्छे से मुराद है वो कंट्रोल जो हमने पढ़े हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। अब इन्वेंटरी के बाकी के देखते हैं एलिमेंट्स के अच्छे इन्वेंटरी सिस्टम में क्या कंट्रोल होना जरूरी है। अगेन, क्या इन्वेंटरी सिस्टम की सारी ट्रांजैक्शन, सारी एक्टिविटीज एक ही पर्सन या एक ही डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए? उसका जवाब है नहीं। सेग्रीगेशन ड्यूटीज का कांसेप्ट ये कहता है कि इन्वेंटरी में जो सारा साइकिल है, सारी ट्रांजैक्शन है, उसमें एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स या लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। तो इसलिए हमने जैसे सेल्स सिस्टम को 4 हिस्सों में क्लासिफाई किया, परचेज सिस्टम को 4 हिस्सों में क्लासिफाई किया, इन्वेंटरी को भी 4 हिस्सों में क्लासिफाई करने जा रहे हैं। इन्वेंटरी के कंट्रोल्स को भी 4 हिस्सों में क्लासिफाई करने जा रहे हैं। एक वो कंट्रोल जो रिकॉर्डिंग से रिलेट करते हैं, एक वो कंट्रोल जो सेफ गार्डिंग या सिक्योरिटी ऑफ इन्वेंटरी से रिलेट करते हैं, एक वो कंट्रोल जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी से रिलेट करते हैं, एक वो कंट्रोल जो इन्वेंटरी लेवल मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। इन्वेंटरी से रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स हैं, उन्हें 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया। कौन-कौन से? रिकॉर्डिंग, सेफ गार्डिंग, वैल्यूएशन, इन्वेंटरी लेवल मैनेजमेंट। रिकॉर्डिंग से रिलेटेड जो कंट्रोल है, इनका मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कंट्रोल का मकसद होता है कि जो भी इन्वेंटरी रिकॉर्ड करेक्ट रिकॉर्ड हो और अपडेटेड हो। आपको किसी भी टाइम पे अपडेटेड बैलेंस मौजूद होना चाहिए इन्वेंटरी का, क्योंकि आपको पता है हमने सेल्स सिस्टम में स्टडी किया था कि इन्वेंटरी बैलेंस को कैलकुलेट देख के फिर सेल्स ऑर्डर अप्रूव करना है। उसका मतलब आपके पास इन्वेंटरी का बैलेंस अपडेटेड होना जरूरी है, वरना आपका सेल्स ऑर्डर का डिसीजन गलत हो सकता है। तो ये कि इन्वेंटरी का बैलेंस करेक्ट और अपडेटेड हो, ये कंट्रोल्स इंश्योर करेंगे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कंट्रोल्स यही इंश्योर करते हैं। रिकॉर्डिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेंटरी बैलेंस करेक्ट और अपडेटेड हो। सेफ गार्डिंग कंट्रोल्स का मकसद क्या होता है? दूसरी कैटेगरी ऑफ कंट्रोल्स है सेफ गार्डिंग। इनका मतलब क्या होता है कि जो भी इन्वेंटरी मौजूद है, इसको हमने प्रोटेक्ट करना है चोरी से और डैमेज से। ठीक है? चोरी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ऐसा था इन्वेंट्री खुली पड़ी हो, चोरी नहीं भी हुई, इन्वायरमेंट बारिश की वजह से, धूप लगने की वजह से गल सड़ जाती है। तो इन्वेंट्री को थेफ्ट से और डैमेज से, दोनों से प्रोटेक्ट करना। बड़े-बड़े भी इन्वेंट्री बाद में खराब हो जाते हैं, जंग लग जाता है, दोनों से प्रोटेक्ट करना। वैल्यूएशन कंट्रोल्स का मकसद ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हो एज़ पर स्टैंडर्ड IS2, जो कहते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड। और इन्वेंटरी लेवल मैनेजमेंट, इन कंट्रोल का मकसद क्या है कि एप्रोप्रिएट इन्वेंटरी लेवल्स होने चाहिए। इन्वेंटरी ना टू लो हो, ना ही टू हाई हो। टू हाई होगी इन्वेंटरी और उसको लेट होने का रिस्क है, उसको स्टोर करने की कॉस्ट ज्यादा होगी, होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। शाबाश, अच्छा लगा, होल्डिंग कॉस्ट। और अगर इन्वेंटरी टू लो होगी तो आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है इन्वेंटरी, यानी कस्टमर आके हमसे इन्वेंटरी मांग रहा था, हमारे पास इन्वेंटरी नहीं हो। तो इन्वेंटरी से रिलेटेड कंट्रोल हमारे 4 कैटेगरीज: रिकॉर्डिंग, सेफगार्डिंग, वैल्यूएशन, इन्वेंटरी लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, पहला कंट्रोल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, यानी रिकॉर्ड करने वाला बंदा अलग होना चाहिए, इन्वेंटरी को रिसीव करने वाला बंदा अलग होना चाहिए। रिसीविंग और रिकॉर्डिंग अलग-अलग होगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। इन्वेंटरी लेजर कार्ड मेंटेन होने चाहिए। यहाँ पे अगर आपको ये समझ आ गया ना क्या है, बाकी के कंट्रोल्स इस सेक्शन के ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। ये इससे मुराद इन्वेंटरी टी अकाउंट नहीं है। आपको पता है इन्वेंट्री का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन होता है? एक तो इन्वेंट्री अकाउंट में होता है ना, परपेचुअल सिस्टम को ध्यान में लेके आए, परपेचुअल सिस्टम को। अच्छा, मुझे पहली चीज़ ये बताइए, कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग में आप सीखते हैं इन्वेंट्री के 2 सिस्टम, पीरियोडिक और परपेचुअल। कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सिस्टम बेहतर है? परपेचुअल, क्योंकि परपेचुअल में किसी भी टाइम पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है, बुक बैलेंस, आप उसे फिजिकल के साथ कंपेयर कर सकते हैं और रिकंसिलिएशन भी। तो परपेचुअल याद रखिएगा हमेशा कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। यहाँ पे लेजर कार्ड से मुराद इन्वेंट्री का टी अकाउंट नहीं, बल्कि जिस तरह डेटर्स में कंट्रोल अकाउंट अलग और सब्सिडियरी लेजर अलग मेंटेन हो रहा था, जिसमें इंडिविजुअल डेटर्स की डिटेल होती है। जिस तरह क्रेडिटर्स में कंट्रोल अकाउंट अलग और परचेज लेजर अलग, सब्सिडियरी अलग मेंटेन कर, जिसमें इंडिविजुअल डेटर्स की डिटेल होती है रिगार्डिंग। उसी तरह फिक्स एसेट में भी इसी तरह फिक्स एसेट का अकाउंट अलग और फिक्स एसेट रजिस्टर अलग मेंटेन हो रहा है। उसी तरह इन्वेंट्री में इन्वेंट्री का टी अकाउंट अलग है और इन्वेंट्री का सब्सिडियरी लेजर कार्ड अलग मेंटेन हो रहा है। ये वो लेजर कार्ड है जिसे आप अकाउंटिंग में शायद फाइफो कार्ड या एवरेज कार्ड के नाम से प्रिपेयर करते हैं, याद है? वो होते हैं 3 कॉलम होते हैं। कौन-कौन सा होता है? एक इश्यूज, नहीं सर, पहले रिसीट्स होता है। सॉरी, उससे भी पहले यहाँ पे नंबर, डेट वगैरह होती है। फिर ये रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस और फिर ये फर्दर हर एक 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। क्वांटिटी, शाबाश, समझ आ गया आपको? क्या कह रहा है? पहली चीज़ इन्वेंटरी लेजर कार्ड मेंटेन करने हैं। ये भी, इसका मेंटेन करना भी कंट्रोल है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे जितनी भी रिसीट्स होंगी ना, इनकी सपोर्ट में आपके पास क्या होना चाहिए? ऑल रिसीट्स शुड बी सपोर्टेड बाय जीआरएम। डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? जीआरएम। ऑल इश्यूज मस्ट बी सपोर्टेड बाय जीडीएन। या अगर इंटरनली कंज्यूम हुए हैं तो मटेरियल एक्विजिशन, इसको आप जीडीएन में रखें। इन सब की सपोर्ट में एविडेंस क्या होगा रिसीट का? जीआर, इश्यूज का जीडीएन, और बैलेंस को फिजिकली वेरीफाई कर लेंगे। बैलेंस को फिजिकली, तो यहाँ पे कह रहा है रिसीट शुड बी सपोर्टेड बाय जीआरएम, इश्यूज शुड बी सपोर्टेड बाय जीडीएन या इन्वेंटरी एक्विजिशन। अगर सेल कर दिया तो जीडीएन के साथ, अगर इंटरनली, क्योंकि कुछ इन्वेंटरी आइटम्स होती हैं इंटरनली, जैसे स्टोर एंड स्पेयर्स, वो सेल वो यूज होती है, तो स्टोर एंड स्पेयर्स इन्वेंटरी एक्विजिशन से मैच होती हैं, और जो इन्वेंटरी आइटम इश्यूज होती हैं वो किसके साथ मैच होती हैं? जीडीएन के साथ। अच्छा, ये क्या कह रहा है? टाइमली एंड करेक्टली रिकॉर्डिंग इन लेजर कार्ड। जीआरएन है 20 तारीख की, एंट्री पड़ी 22 की, कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? आपका बुक बैलेंस और फिजिकल बैलेंस मैच नहीं करेगा, मंथ एंड पे, ईयर एंड पे कट ऑफ की प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है? तो टाइमली, अच्छा टाइमली का मतलब जिस दिन जीआरएन बनी उसी दिन लेजर कार्ड में एंट्री होनी चाहिए। करेक्टली का मतलब क्या है? सही अमाउंट के साथ एंट्री होनी चाहिए। तो क्लियर, ये कंट्रोल समझ आया? सबसे बड़ा कंट्रोल क्या है? लेजर कार्ड बने। रिकॉर्डिंग में सबसे बड़ा कंट्रोल क्या है? लेजर कार्ड। फिर लेजर कार्ड की रिसीट्स मैच हो, जीआर, इश्यूज मैच हो जीडीएन के साथ, और इसकी रिकॉर्डिंग टाइमली एंड करेक्टली होनी चाहिए। फिर कह रहा है एक ओवरऑल एनालिटिकल प्रोसीजर, बट सॉरी एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं, परफॉर्मेंस रिव्यू। एक आपने ओवरऑल एक्सरसाइज करनी है।
हम जब एज ऑडिटर जाया करते हैं ना, तो इसको तो चेक करते हैं सैंपल बेस पे, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। ये क्या कंट्रोल है भला? सिंपल, सिंपल। वो कहता है, ये आपने जो ड्यूरिंग द ईयर जितनी रिसीट्स आई, चेक कर ली, जिससे पता चला जो भी इन्वेंटरी रिसीव हुई है रिकॉर्ड हो गई, ठीक है? इसी को चेक करने का एक शॉर्टकट भी है। क्या? ड्यूरिंग द ईयर जितने भी यहाँ पे रिसीट्स हैं, उन्हें परचेज़ेज़ उस महीने की परचेज़ेज़ के साथ मैच कर लें। अगर पूरे महीने की परचेज़ेज़ और इस इन्वेंटरी लेजर की रिसीट का टोटल मैच कर गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको इंडिविजुअल ट्रांज़ैक्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखने के लिए कि सारी इन्वेंटरी रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी। जब परचेज़ेज़ जो पूरे महीने की परचेज़ेज़ हैं, वो इसके टोटल से मैच हो गई, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? अब आप फर्ज़ कीजिए किसी बेकरी के मालिक हैं और आप ये चाहते हैं कि बेकरी में जितनी भी आइटम सेल हुई हैं, कन्फर्म कर लें कि सबका कैश मिल गया कि नहीं मिल गया। एक तरीका तो ये है, इंडिविजुअल सेल इनवॉइसेज़ को देखें, कितनी जनरेट हुई। हर रोज़ की सेल इनवॉइस देखें, भई आज कितने की इनवॉइसेज़ रिकॉर्ड हुई थी, कितने का कैश आया, कितने की इनवॉइसेज़ रिकॉर्ड कितने एक तरीका तो ये। एक दूसरा तरीका क्या है, पूरे महीने की सेल्स देख लें कितनी है, पूरे महीने का कैश देख लें कितना है। प्रोसीजर वही है, फ़र्क सिर्फ ये है कि आप ओवरऑल लेवल पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप जीआरएन को इसके साथ मैच कर लें, इंडिविजुअल जीआरएन को इंडिविजुअल एंट्री के साथ मैच कर लें। एक और तरीका क्या है, पूरे महीने की टोटल परचेज़ेज़ को इसके टोटल सीरीज़ के साथ मैच कर लें। ये पूरे महीने का एविडेंस आपको दे देगा। इसी तरह सेल्स को इश्यूअर्स के साथ मैच कर लें। क्लियर? आगे चलते हैं। टाइम नहीं बट सेफगार्डिंग क्या इन्वेंटरी को सिक्योर करना चाहिए? कैसे? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल किसे कहते हैं? ऐसे कंट्रोल जो हमारे टेंजिबल देखिए हमारे एसेट्स 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स को भी हमने सिक्योर करना है, इनटेंजिबल को भी। टेंजिबल एसेट्स को सिक्योर करने के लिए है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। इनटेंजिबल के लिए होते हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। इनटेंजिबल्स के कंट्रोल हमारे सिलेबस में नहीं है, उस तरफ नहीं जा रहे हम। इन्वेंटरी चूंकि टेंजिबल है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल ऐसे कंट्रोल्स जो कि हमारे एसेट्स को फिजिकली अनऑथराइज्ड लोगों से बचाएंगे। पहला क्या कंट्रोल हो सकते हैं? लॉक। जिस गोदाम में स्टॉक पड़ा हुआ है वो प्रॉपर्ली लॉक सिस्टम हो वहाँ पे। सीसीटीवी कैमरा लगे हों ताकि अगर कोई फिजिकली चोर आता है उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए बाद में पकड़ने में आसानी हो। करंट वाली वायर लगाई हो, शाबाश, ये भी ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड बिठाया हो, ये भी करेक्ट। पर ठीक है, इसी तरह के। फिर रेगुलर इन्वेंटरी काउंट एंड रिकंसिलिएशन। ये क्या कह रहा है? रेगुलर इन्वेंटरी काउंट कि हर मंथ एंड पे स्टॉक काउंट करना है और रिकंसाइल करना है। अगर कोई डिफरेंस होगा तो पता चल जाता है। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ये भी इन्वेंटरी को सिक्योर करने के लिए कंट्रोल है, ये भी कंट्रोल है। इंटरनल कंट्रोल की आप अगर डेफिनेशन पढ़ें ना तो उसमें शायद कुछ अल्फाज यूज हुए हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। अल्फाज यूज हुए हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपने से कोई क्वेश्चन पूछेगा, किसी ने पूछा। इसलिए अब मैं आपको पूछे बगैर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब मैंने पूछना है, आपने बताना है। हाँ जी। प्रिवेंटिव कंट्रोल ऐसे कंट्रोल्स को कहते हैं जो किसी एरर को ओकर होने से रोकते हैं। डिटेक्टिव ऐसे कंट्रोल्स को कहते हैं जो अगर एरर हो जाए उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। और करेक्टिव ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को रिस्टोर करने में, वापस लाने में हेल्प करते हैं। ठीक? बताइए ये प्रिवेंटिव है डिटेक्टिव? प्रिवेंटिव, शाबाश। ये डिटेक्टिव, शाबाश। ये प्रिवेंटिव है, ये डिटेक्टिव कंट्रोल है। और अगर सॉरी और इंश्योरेंस करवाई हो कि अगर इन्वेंटरी को आग लग गई इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे, वो करेक्टिव कंट्रोल है, शाबाश। तो ये भी एक कंट्रोल है। इंश्योरेंस भी एक कंट्रोल एक्टिविटी यहाँ पे होनी चाहिए थी। इंश्योरेंस भी हो, लेकिन चूंकि सिलेबस में नहीं है, हमने भी नहीं। एक दो एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन एडिशनली मैंने बुक में लिखी हुई हैं। अब बेहतर आप उनको कवर कर लीजिएगा, मेरी केस स्टडी में यूज हो जाए। तो इंश्योरेंस करवाना भी एक कंट्रोल एक्टिविटी है। और वो कौन सी एक्टिविटी होगी? करेक्टिव। चलिए सेफगार्डिंग क्लियर। इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट जो कि मुश्किल हो? वैल्यूएशन होनी चाहिए किस बेस पे? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे। अच्छा, इसका मतलब इन्वेंटरी की वैल्यूएशन होनी चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे। एनआरवी आइटम्स किन की एडजस्टमेंट होनी चाहिए? कैसे इंश्योर करेंगे? किन प्रोसीजर से इंश्योर करेंगे कि इन्वेंटरी की एनआरवी क्या है? एजिंग रिपोर्ट से, फिजिकली डैमेज आइटम्स को आइडेंटिफाई करने से। ठीक है। कॉस्ट, अब देखिए परपेचुअल सिस्टम है ना, परपेचुअल सिस्टम में आपको याद होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कंसेप्ट है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का बाद में वेरिएंस है। परपेचुअल सिस्टम में जैसे जैसे सेल और परचेज होती है वैसे वैसे इन्वेंटरी की एंट्री पास करनी होती है। ये पता है आपको? परचेज की एंट्री तो आसानी से पास कर लेंगे, इन्वेंटरी सेल की है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री कैसे पास करते हैं भला? क्योंकि कॉस्ट तो मंथ एंड या ईयर एंड पे पता चलेगी, उसकी एवरेज नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंसेप्ट ये है कि पिछले साल की जो कॉस्ट थी उसकी बेस पे और उसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ऐड करके इस साल की कॉस्ट कैलकुलेट की। एक क्वेश्चन में से कहा पिछले साल की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी एग्जैक्टली उसी की बेस पे इस साल स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई गई। हालांकि ड्यूरिंग द ईयर 20-25% इंक्रीज हुआ। क्या ये कंट्रोल ठीक है? नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए, कैलकुलेट किस बेस पे होनी चाहिए? अपडेटेड रेट्स की बेस पे। अपडेटेड से मुराद जो इस साल एप्लीकेबल है, पिछले सालों के बेस पे नहीं। वैल्यूएशन क्लियर। इन्वेंटरी लेवल होने चाहिए कौन-कौन से? मिनिमम और मैक्सिमम लेवल भी होने चाहिए, रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉस्ट काउंटिंग आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ठीक है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम। मिनिमम लेवल इंश्योर करता है आपकी इन्वेंटरी अगर उस लेवल से कम हो, कम ना होने पाए। मैक्सिमम लेवल इंश्योर करता है इन्वेंटरी से ज्यादा ना हो। ये मिनिमम और मैक्सिमम, अच्छा मुझे बताइए मिनिमम और मैक्सिमम ये कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए? क्या ये मार्केटिंग मैनेजर की डिमांड एस्टिमेट्स को सामने रखना चाहिए या कि ऑपरेशनल मैनेजर को बताना चाहिए लेवल क्या होंगे? बता, इसमें मार्केटिंग मैनेजर का इनपुट लेना लाजमी है। प्रोडक्शन मैनेजर का पास्ट एक्सपीरियंस होगा कि नॉर्मल इन्वेंटरी लेवल कितना होता है। मार्केटिंग मैनेजर करंट सिचुएशन के मुताबिक बताएगा आइंदा आने वाले दिनों में इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है कि कम होने वाली है। ठीक है, ये समझ में था ये फैक्टर किसी में? चलिए, ये हो गए हमारे इन्वेंटरी से रिलेटेड कंट्रोल्स। फिर से बताइए जरा रिवीजन करें, कोशिश करने आपने उधर ना देखे बोर्ड की तरफ। इन्वेंटरी से रिलेटेड कंट्रोल्स को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया? कौन-कौन सी? रिकॉर्डिंग, सेफगार्डिंग, वैल्यूएशन, इन्वेंटरी लेवल मैनेजमेंट। रिकॉर्डिंग में 2-3 कंट्रोल्स बता दीजिए। सेग्रीगेशन ड्यूटीज, इन्वेंटरी लेजर कार्ड मेंटेन होना चाहिए। उस कार्ड के अंदर रिसीट्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय जीआरएल, इश्यूज मस्ट बी सपोर्टेड बाय जीडीएन और रिकंसिलिएशन मैनेजर होगी। और टाइमली एंड करेक्टली रिकॉर्डिंग को चेक करना। चलिए, ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद सेफगार्डिंग। सेफगार्डिंग में क्या? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होने चाहिए और रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हमारे प्रिवेंटिव है और स्टॉक काउंट एंड रिकंसिलिएशन
अच्छा ये रिकंसिलिएशन स्टॉक अकाउंट हर साल होना चाहिए ना, हर महीने होना चाहिए, शाबाश। एज ऑडिटर हम साल में एक दफा करते हैं क्लोजिंग में, लेकिन मैनेजमेंट तो हर साल करेगी ना। चलिए सॉरी हर महीने करेगी। अच्छा ये हो गया हमारी रिकॉर्डिंग भी और सेफ गार्डिंग भी। इसके बाद वैल्यूएशन इन्वेंटरी आईएस रूल के मुताबिक हो, इसमें स्टैंडर्ड का आपने यूज करनी अपडेटेड और ऐसे प्रोसीजर इन प्लेस होने चाहिए जो ऑब्सोलीट आइटम को आइडेंटिफाई कर सके, ताकि उनका जैसे एजिंग रिपोर्ट वगैरह फिजिकल डैमेज आइटम को आइडेंटिफाई करना। और लास्ट इन्वेंटरी लेवल्स होने चाहिए, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए। स्लो मूविंग आइटम वही है ऑब्सोलीट आइटम्स, यहाँ जो डैमेज जो है एनआरवी रिक्वायर करते हैं। क्लियर? इसमें कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी। फिक्स एसेट के कंट्रोल्स भी कम और बेश इसी नेचर के हैं, इसी ने एग्जैक्ट ये नहीं है जैसे सेल्स और परचेज के मैच करते थे ना, वैसे इन्वेंटरी और फिक्स एसेट के नहीं है। ओके 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 जल्दी। बस कर दें आप। फिक्स एसेट्स कंट्रोल्स होने चाहिए एडिशन या डिस्पोजल पे के क्लोजिंग बैलेंस में, दोनों में होने चाहिए। अच्छा फिक्स एसेट से मुराद सिर्फ एसी है, टेंजिबल अच्छा फिक्स एसेट से मुराद सिर्फ टेंजिबल एसेट है या एक्सपेंडिचर भी? भाई एक्सपेंडिचर भी तो कुछ ऐसे होते हैं जो कैपिटलाइज होते हैं। एसी की कॉस्ट कैपिटलाइज की है, एसी फिक्स एसेट है कोई डाउट ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किए गए होंगे जिनमें से कुछ कैपिटल होंगे, कुछ रेवेन्यू नेचर के भी होंगे। बताइए हम फिक्स एसेट्स के कंट्रोल्स में सिर्फ उस फिक्स एसेट्स की एडिशन डिलीशन के कंट्रोल्स पढ़े या जो क्लोजिंग बैलेंस फिक्स एसेट पड़ा है उसके कंट्रोल पढ़े या कि एक्सपेंडिचर को भी कवर करना चाहिए? एक्सपेंडिचर को भी। एडिशन डिलीशन के कंट्रोल क्या है? कोई ऑथराइजेशन होनी चाहिए, यानी कोई भी फिक्स एसेट खरीदने बेचने से पहले डायरेक्टर्स की तरफ से या हायर मैनेजमेंट की तरफ से ऑथराइजेशन एग्रीड। डायरेक्टर ने ऑथराइजेशन दे दी, आपने अपनी कंट्रोल वीकनेस बतानी है। डायरेक्टर ने ऑथराइजेशन दे दी कि जाओ भाई 1 टन का एसी बाय कर लो, उसके बाद परचेज मैनेजर ने 1 टन का एसी 1.5 लाख में बाय करके तो इनवॉइस अकाउंट डिपार्टमेंट को भिजवा दी। बाद जब ऑथराइजेशन दे दी ना, उसके बाद जब एक्चुअली एक्सपेंडिचर इनकर हो, उसके बाद भी देखना है कि क्या ये रीजनेबल अमाउंट में खरीदा गया कि नहीं। इसको हम कहते हैं एक तरह से प्री ऑडिट और ये है हमारा पोस्ट ऑडिट। पोस्ट यानी ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है, ये डिटेक्टिव कंट्रोल है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि एसी की अप्रूवल ली, एसी खरीदा भी हायर प्राइस पे खरीद लिया। तो सप्लायर इनवॉइस की अप्रूवल भी होनी चाहिए, पहले अप्रूवल होनी चाहिए इस चीज की कैसेट को खरीद लो बेच लो, फिर जिसको खरीदा या बेचा गया है उसके बिल की अप्रूवल में देखा जाए मार्केट रेट पे ये ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं। और जैसे ही खरीदा बेचा, जैसे इन्वेंट्री में था ना कि जैसे ही इन्वेंट्री रिसीव हुई या इशू हुई, इसे एक्यूरेटली एंड टाइमली बेसिस पे रिकॉर्ड होना चाहिए लेजर कार्ड में। तो मुझे बताइए फिक्स एसेट्स भी जब खरीदा या बेचा, इसे एक्यूरेटली एंड टाइमली फिक्स एसेट रजिस्टर में इंक्लूड या एक्सक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड या एक्सक्लूड होना चाहिए। फिजिकल सेफगार्डिंग होनी चाहिए, कैसे होगी? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, वही कौन से वही लॉक सीसीटीवी कैमरा वगैरह, कोडिंग ऑफ फिक्स एसेट्स। अच्छा एक सिस्टम आप कभी बात बात ऐसे होता है कंपनीज के अंदर, नए कंप्यूटर है ठीक है, जैसे नया एसी आया ग्री का, एक एम्प्लॉय था, उसने कहा मेरे घर में भी 10 साल पुराना ग्री का एसी लगा है, ये भी ग्री का एसी नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ घर का पुराना ले आता हूँ और ये ले जाता हूँ। बात बात ऐसे इस कैसे हमें पता चलेगा कंपनी ने एज ऑडिटर कि कंपनी ने जो एसी खरीदा था ये वही है, ये बाद में चेंज नहीं हुआ। ये समय एक जमाने में हुआ करता था, जो क्लाइंट सीपीयू बाय करता कंप्यूटर बाय करता था ना, तो उसके सीपीयू और मॉनिटर वो एम्प्लॉय घर ले जाया करते थे, चेंज करके ले आते थे। पुराना घर से ले आए और नया सीपीयू चल तो रहा है ना। तो क्या कंट्रोल है इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए? उसकी कोडिंग की देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन से ये तो पता चलेगा एसेट है, लेकिन क्या ये वही एसेट है जो खरीदा था? इसके लिए करते हैं कोडिंग। कोडिंग का मतलब है हर एसेट के ऊपर नंबर लिख दिया जाता है या उस कंपनी का नाम प्रिंट कर दिया जाता है मार्कर वगैरह से, ताकि पता चल जाए ये वही एसेट है जो कंपनी ने बाय किया था। इसे कहते हैं कोडिंग, कोडिंग ऑफ फिक्स। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, ये भी वही जो इन्वेंटरी में पड़ा था, फिक्स एसेट। क्या एट टाइम ऑफ परचेज मॉनिटरिंग होती है? एट टाइम ऑफ परचेज मॉनिटरिंग नहीं, लेकिन जब इंस्टॉल हो जाता है एसेट उसकी वर्किंग कंडीशन से पता चल जाता है। इन्वेंटरी में इसलिए जरूरी होता है कि इन्वेंटरी परचेज आज कर लिया ना, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है महीने 2 महीने बाद जाए वो माल, तो उसकी फुल इंस्पेक्शन जरूरी होती है। फिक्स एसेट्स की ऑटोमेटिकली फुल इंस्पेक्शन हो जाती है, क्योंकि तुम खरीदते ही तब है जब इस्तेमाल करना होता है। एक्सपेंडिचर, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना है, कोई भी ऑथराइजेशन होनी चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की पहले से। ऑथराइजेशन हो गई, उसके बाद जब बिल आए उसको रिव्यू करना चाहिए मैनेजमेंट को कि एक्सपेंडिचर ठीक हो, ये वही बात प्री ऑडिट पोस्ट ऑडिट। और जो इनवॉइस आई है इसके ऊपर ही मार्क कर देना चाहिए इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन है। ये जब मैं स्टूडेंट था ना, तो हमारी काउंटिंग में जो आपकी इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग है, इसमें एक क्वेश्चन हुआ करता था। जो क्वेश्चन इस तरह का था कि कंपनी ने एक कंप्यूटर बाय किया, उस कंप्यूटर के साथ कुछ दूसरी बाय की, केबल बाय की, टिश्यू बाय किया, हेडफोन, डिस्क बाय, सीडीज वगैरह, माउस, इस तरह की दूसरी चीजें जो हैं वो उसने बाय की। मुझे बताइए दुकानदार क्या हर चीज का अलग-अलग बिल बनाएगा? दुकानदार कहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का बिल अलग करता है, रेवेन्यू का अलग, उसकी बला जाने कैपिटल क्या रेवेन्यू क्या है। उसने तो सारा जितने भी दुकानदार होते हैं वो एक ही बिल बनाते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया था भला, उसने टोटल अमाउंट देखी कितनी है, उसकी एंट्री पास कर दी, इक्विपमेंट डेबिट, कंप्यूटर डेबिट, कैश क्रेडिट। क्या ये एंट्री सही थी? शाबाश, का जवाब था एंट्री गलत है। पहले तो इस एक्सपेंस की अप्रूवल होनी चाहिए थी, प्रायर अप्रूवल। दूसरे नंबर पे जब ये इनवॉइस आई, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट चली जानी चाहिए कि कोई सीनियर मैनेजमेंट रिव्यू करे। रिव्यू करने में वो ये भी देखे कि एक्सपेंडिचर सारे जेन्युइन है, और दूसरी बात हर एक्सपेंडिचर के साथ लाइन लगा के लिख दे ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल, ये रेवेन्यू, ये कैपिटल, ताकि उस इनवॉइस के अंदर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंस में जाए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है एसेट्स में जाए। क्लियर? ये थे हमारे कंट्रोल्स। अब आप क्या करें, सिर्फ बुक में आपने बुक में देखना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा, ये इन्वेंटरी फिक्स का 7 और 8 सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटीज। कौन सी? सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटी। 5 मिनट आपको दे रहा हूं तसल्ली के साथ,
कंट्रोल एक्टिविटीज को पढ़ना है, एक कंट्रोल एक्टिविटी को आगे पीछे ना, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सिर्फ इसको पढ़ना है कंट्रोल एक्टिविटीज को। सली से पढ़े, कोई चीज अगर मुश्किल लगे तो आपने पूछ लेना है। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अब 5 मिनट के बाद हम लेक्चर के बाकी हिस्से की तरफ चलेंगे। ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप भी इन दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव को रीड कीजिए, सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटीज को पास कर दीजिए। जी, रीडिंग आपने कर ली होगी, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। अच्छा, ये स्टूडेंट ने कोडिंग के बारे में पूछा है। आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में अगर गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो चम्मच प्लेटें वगैरह होती है ना, उसके ऊपर उस रेस्टोरेंट का नाम लिखा होता है। ये है कोडिंग, नाम लिखा होता है उसका। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम अपने फिक्स में जब कोडिंग करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिखते, नंबर ले लेते हैं। क्योंकि उसमें बहुत से ऐसी होते हैं ना, तो सीक्वेंस के साथ नंबर देते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन से नंबर कैसी है। लेकिन है कांसेप्ट यही, इसका पर्पस होता है आइडेंटिफाई करना कि ये कंपनी का एसेट है। अगर किसी दूसरी जगह जाएगा तो पता चल जाएगा ये कंपनी का एसेट दूसरी जगह पहुंचा। इसके अलावा हाँ जी, जैसे मेडिसिन के ऊपर लिखा था नॉट फॉर सेल, वो भी एक तरह से कोडिंग है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेरोल सिस्टम। इसके भी हम सिर्फ कंट्रोल्स पढ़ेंगे आज, बाकी की चीजें नहीं स्टडी करनी है। हाँ जी, कंट्रोल्स। और पेरोल सिस्टम में भी मैं आपको पहले इसकी एक्टिविटीज बताऊंगा, एक टिपिकल पेरोल सिस्टम में क्या एक्टिविटीज होती हैं, और फिर इनमें कंट्रोल्स क्या होते हैं। कंट्रोल्स, स्टेप नंबर 1, मुझे बताइए, हमने परचेज सिस्टम में ये स्टडी किया था कि हर डिपार्टमेंट को अलग-अलग परचेज करने की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसका काम परचेज करने का हो। एक्जेक्टली उसी तरह मुझे बताइए, अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एम्प्लॉइज की जरूरत है, एम्प्लॉइज हायर करने की जरूरत है, जैसे फर्स्ट कीजिए, एक है हमारा हेड ऑफिस, एक है हमारी फैक्ट्री। फैक्ट्री में बहुत से वर्कर्स काम करते हैं। अगर हेड ऑफिस को ज्यादा बंदों की जरूरत हो, 2-4, या फैक्ट्री में कुछ लोगों की जरूरत हो, या फैक्ट्री सुपरवाइजर या जो हेड ऑफिस में सीएफओ बैठा है, ये खुद अपनी मर्जी से हायरिंग कर लें, यहाँ के कंपनी के अंदर सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होना चाहिए। उस सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट का नाम होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। उस एचआर, उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि कंपनी में जिस डिपार्टमेंट को भी एम्प्लॉइज की जरूरत है, उसके पहले रिक्वेजिशन वो डिपार्टमेंट भेजता है एचआर डिपार्टमेंट को, और एचआर वाले उसकी बेस पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद कैंडिडेट्स को फाइनल करके उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं। ये एग्रीमेंट हमारा अहम है। इस एग्रीमेंट को कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। इसमें कुछ अहम टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी उस पर्सन की, उसकी सैलरी क्या होगी, उसके दूसरे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, साल में कितनी छुट्टियां हैं, उसके बोनस वगैरह दूसरी चीजें डिटेल होती है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, वो जो एग्रीमेंट है उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेता है, अपॉइंटमेंट लेटर, एक कॉपी एम्प्लॉय के हवाले कर देता है, और एक कॉपी अगले डिपार्टमेंट को भिजवा देता है जो कि है पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट, हमारे ज्यादातर जो कंट्रोल्स है ना सैलरी से रिलेटेड, वो पेरोल डिपार्टमेंट में है। पेरोल डिपार्टमेंट, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एग्रीमेंट करने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर की एक कॉपी अपने पास, एक एम्प्लॉय, एक आगे डिपार्टमेंट को भिजवा दी उसने। एम्प्लॉय को कहा जाता है भाई तुम जाओ इस फैक्ट्री में इस पते पे पहुंच जाओ, वहां पे ये फैक्ट्री सुपरवाइजर है, उससे जाके मिलना, वो तुम्हें बता देगा कि क्या काम करना है। अब ये पर्सन पहुंच गया फैक्ट्री में। यहाँ तक ध्यान रखिएगा, हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स आए हैं। एक फैक्ट्री डिपार्टमेंट जिसमें सुपरवाइजर मौजूद है, जिसका काम वर्कर से काम लेना है। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जिसने एम्प्लॉइज को हायर किया, हायरिंग, फायरिंग, प्रमोशन ये डील करता है। और तीसरा पेरोल डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट। अच्छा, जब एम्प्लॉय पहुंचा सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर ने उसे काम बता दिया। सुपरवाइजर की 2 जिम्मेदारियां होती हैं, एक एम्प्लॉय से काम ले, जो भी टेक्निकल मैटर है, उसके ऊपर हम नहीं जाते, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। दूसरा, एम्प्लॉइज ने जितना भी काम किया है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, क्योंकि इस वर्किंग आवर्स की बेस के ऊपर पेमेंट होगी एम्प्लॉय को मंथ एंड पे। एम्प्लॉइज याद रखिए हमारे 2 तरह के होते हैं, एक जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, दूसरा हेड ऑफिस में, ऑफिस में। जो फैक्ट्री में नॉर्मली वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उन्हें ऑवरली बेस पे पेमेंट होती है, और जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं उन्हें मंथली बेसिस पे। आगे का तरीकाकार सेम है, फर्क सिर्फ ये है कि जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं उनकी कैलकुलेशन होती है नंबर ऑफ डेज वर्क, फिर उसके बाद उनका मंथली जो रेट होता है सैलरी उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि जो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे होते हैं उनकी रिम्यूनरेशन कैलकुलेट होती है नंबर ऑफ आवर्स वर्क, और आगे आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन होती है। पहले बेसिक सैलरी, फिर उसके बाद उसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं, फिर ग्रॉस सैलरी, फिर उसके बाद डिडक्शंस होती हैं और नेट पे। फैक्ट्री सुपरवाइजर के पास से बंदा आता है, उस वो डेली बेसिस के ऊपर हर एम्प्लॉयी का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है। इसको कहते हैं टाइम शीट। टाइम शीट क्या है? रिकॉर्ड है। किसका? हर एम्प्लॉयी का। अगर आप एक टिपिकल टाइम शीट देखें ना, ये मैनुअली भी हो सकती है, कंप्यूटराइज्ड भी हो सकती है। ठीक है? अगर मैनुअली आइडिया सेम है कि हर एम्प्लॉयी के इन और आउट का रिकॉर्ड रखना है। अगर मैनुअली मेंटेन हो रही है तो एम्प्लॉयी का जो कार्ड मेंटेन हो रहा होगा, हर एम्प्लॉयी का अलग कार्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर उसका नाम होता है, मंथ किस महीने की टाइम शीट है, और फिर 30 दिन होते हैं नीचे, 1 2 3 4 5 6 30-31 दिन होते हैं। हर दिन के आगे लिखा होता है टाइम इन क्या हुआ, टाइम आउट क्या हुआ, आवर्स वर्कड क्या थे, और आगे सुपरवाइजर के साइन होते हैं। सुपरवाइजर के साइन। एक केस स्टडी में उसने कहा कि ये जो टाइम कार्ड, टाइम शीट है ना, ये जो भी एम्प्लॉयी आता है वो खुद फिल करता है। बताइए कंट्रोल वीकनेस है कि नहीं? कंट्रोल वीकनेस है। ये सुपरवाइजर को फिल करना चाहिए। एक अल्टरनेट अप्रोच भी होती है। बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रख दी जाती है। एम्प्लॉयी आता है, वो अपना कार्ड, बाज़ वक़्त कार्ड दिया जाता है। कार्ड स्वाइप करता है, उसकी इन की एंट्री लग जाती है, कार्ड स्वाइप करता है, उसकी आउट की एंट्री लग जाती है। एक केस स्टडी में उसने यही सिस्टम बताया। एम्प्लॉइज़ आते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं, इन और आउट की एंट्री लग जाती है। बताइए ये स्ट्रांग कंट्रोल है कि वीक? शाबाश, क्यों वीक कंट्रोल है? क्योंकि उसमें एक पर्सन किसी दूसरे को कार्ड दे सकता है, वो मल्टीपल कार्ड को स्वाइप करके सबकी अटेंडेंस मार्क कर सकता है। तो इसका कंट्रोल था, इसके 2 कंट्रोल थे। पहला कंट्रोल तो ये था कि थोड़े से पैसे खर्च करें और बायोमेट्रिक डिवाइस ले लें। अंगूठा जो है वो निशान लगाएं, और उसकी बेस पे अटेंडेंस मार्क हो। ये काम नहीं करना, ये थोड़ा खर्चे वाला है। ये काम नहीं करना तो फिर एक गार्ड को वहां पे बिठा दें, वो खुद से ऑब्जर्व करता रहे, या सीसीटीवी कैमरा लगा दे जो ऑब्जर्व करता रहे, कोई एम्प्लॉय मल्टीपल कार्ड स्वाइप ना करे। बहरहाल मेमोरी है या के कार्ड सिस्टम है, ये केस स्टडी में बताएगा। दोनों में इंफॉर्मेशन सेम मेंटेन हो रही है। क्या एम्प्लॉय कब आ रहा है, कब जा रहा है। जब मंथ एंड हो जाता है, सुपरवाइजर सारे एम्प्लॉइज की टाइम शीट, इकट्ठी करके किधर भिजवाता है वाला? पेरोल प्रोसेसिंग के बाद। यहाँ पे मुझे बताइए एक अहम कंट्रोल होना चाहिए जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, बताइए क्या? वो खुद लेके जाए? नहीं, वो वैसे पहुंच भी जाएगा, कोई इशू नहीं। बताइए। सिग्नेचर वो करके भेज रहा है। सिग्नेचर होने चाहिए, ये कंट्रोल है, लेकिन ये मैंने बता दिया कि टाइम शीट पे उसके सिग्नेचर होने चाहिए। उसके ऊपर हायर अथॉरिटी, देखिए सुपरवाइजर इटसेल्फ हायर अथॉरिटी है, जो ये देख रहा है कि एम्प्लॉई से रिगार्डिंग कर रहे हैं कि नहीं। एचआर से पूछ लें कि कोई छोड़ के तो नहीं गया, ये भी नहीं। अच्छा, मैं बताऊंगा ना कंट्रोल, आप ये तो सर सामने की बात है। ओवर टाइम भी नहीं, ओवर टाइम भी ऑटोमेटिकली आ रहा होता है उसके ऊपर। कंट्रोल ये है, टाइम शीट सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड होनी चाहिए।
कहीं ऐसा ना हो किसी एम्प्लॉय की टाइम शीट आपको बताया जनरल ऑडिट में हर डॉक्यूमेंट को प्री नंबर, जो भी डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन हो रही है प्री नंबर होना जरूरी है। अच्छा, अब ये डॉक्यूमेंट चली गई पेरोल, हमने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को स्टडी कर लिया, हमने सुपरवाइजर को स्टडी कर लिया। अब आ जाए पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट का काम क्या है? पेरोल डिपार्टमेंट का काम क्या है? सैलरी शीट प्रोसेस करना। सैलरी, क्या आपने कभी कोई सैलरी शीट देखी है जिंदगी में? क्या आप में से कितने स्टूडेंट्स ने टैक्स का पेपर नहीं पढ़ा? ना पहले पढ़ा ना पढ़ रहे। सबने या तो कितने स्टूडेंट्स ने या तो पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं? पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं। उसमें आप सैलरी की कैलकुलेशन नहीं करते, वही तो है सैलरी शीट। फर्क सिर्फ ये है कि वो आप सेल्फ कैलकुलेट करते हैं वर्टिकल, वर्टिकल इधर, अगर उसी को हॉरिजॉन्टल कर दें और मजीद एम्प्लॉइज को ऐड कर दें 100% सैलरी शीट बन जाएगी। चलिए दिखा देख लें भाई, ऐसे गुजारा कर लें मेरे भाई, नहीं ऐसे गुजारा कर लें। ये है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नंबर 1 2 3, ये होगा आगे नेम, फिर होगा आगे, डिपेंड करता है कि ऑफिस का एम्प्लॉय है या फैक्ट्री का। हम थोड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम डिस्कस करते हैं, फैक्ट्री का एम्प्लॉय। आज वक्त डिवाइडेड बाय आवरली रेट, और ये आ जाएगा। अच्छा, ये जो गेस कीजिए क्या कहलाता है? बेसिक पे, ग्रॉस पे के नेट पे? बेसिक पे, शाबाश शाबाश, ये है बेसिक पे। फिर इसके बाद आते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस बता सकते हैं कौन कौन से होते हैं? हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये अलाउंस वो अलाउंस, ओवर टाइम भी। फिर क्या था? ग्रॉस पे, ग्रॉस पे, ग्रॉस पे के बाद ये जरा गौर से सुनिए, ग्रॉस पे के बाद होती हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस दो तरह की होती हैं, एक डिडक्शन जो एम्प्लॉय की मर्जी से उससे पूछ के की जाती है, उसे कहते हैं वॉलंटरी डिडक्शन, और एक वो जो उससे पूछ के नहीं की जाती, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी डिडक्शन। स्टैट्यूटरी डिडक्शन की सबसे बड़ी मिसाल है टैक्स। वॉलंटरी डिडक्शन की सबसे बड़ी मिसाल है प्रोविडेंट फंड या लोन रीपेमेंट, लोन लिया उसकी रीपेमेंट में। ये ध्यान रखिएगा वॉलंटरी और स्टैट्यूटरी मैंने क्यों कहा, इसलिए कि एविडेंस दोनों में फर्क होता है, एविडेंस दोनों में फर्क होता है। जो वॉलंटरी डिडक्शन है इसका एविडेंस एम्प्लॉय खुद लेटर की शक्ल में अथॉरिटी कर देता है कि सर मेरी सैलरी में से इतने पैसे काट दें। स्टैट्यूटरी डिडक्शन का एविडेंस एम्प्लॉय से आना जरूरी नहीं है, वो हम टैक्स लॉ में देख लेते हैं क्या रेट लगा, एंड में जो पैसे मिलते हैं इसको क्या कहते हैं। अब सुन लें, ये बहरहाल जैसी तैसी करके मैंने बना दिया, लेकिन उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा तकरीबन ऐसे। इसके बाद दूसरे एम्प्लॉइज, जिसको ये सैलरी शीट समझ आ गई ना कि इसके कॉलम क्या हैं, जैसे फिक्स एसेट में आपको बताया था ना, जिसने फिक्स एसेट शेड्यूल बना लिया उसको पता चल गया फिक्स एसेट के सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या क्या है, एक एक चीज को वेरीफाई कर लें, प्रोसीजर क्लियर। उसी तरह जिसको सैलरी शीट का फॉर्मेट ये समझ आ गया, जो अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा हुआ है तो आसानी से समझ आ जाएगा, तो आपको प्रोसीजर क्लियर, सिस्टम क्लियर। मुझे बताइए, ये पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसने पेरोल प्रिपेयर भी करनी है, डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है। स्टेप नंबर 1, एम्प्लॉइज के जितने भी नेम हैं, हाँ, जितने भी पेरोल में एम्प्लॉय, पहला रिस्क यही भी आता है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फेक एम्प्लॉय है। दो रिस्क है, एक रिस्क कि कोई एम्प्लॉय नहीं है और यहाँ पे नाम आ रहा है, और दूसरा कोई एम्प्लॉय है और नाम नहीं आ रहा। ये रिस्क कम है कि एम्प्लॉय है और नाम नहीं आ रहा, क्योंकि एम्प्लॉय है नाम नहीं आ रहा इसका मतलब उसकी सैलरी प्रोसेस नहीं होगी, वो अगले दिन ही चीखते मारता आ जाएगा तो भाई पूरा महीना काम किया, सैलरी मेरी किधर है, एरर बता। लेकिन अगर कोई यहाँ पे फेक है ना, उसको सैलरी मिल गई है या कोई छोड़ के चला गया है, उसके अकाउंट में सैलरी चली गई है, वो कभी नहीं बताएगा। इसमें हमारा बड़ा रिस्क कौन सा है? फेक। तो इसमें पहला कंट्रोल सुन लीजिए, पहला कंट्रोल जो किस डिपार्टमेंट में है, पेरोल में, कि जो भी एम्प्लॉय, इसको चाहिए कि अपने ये एम्प्लॉयज इसको मैच करे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले को भी चाहिए कि जो भी एम्प्लॉइज आया है या गया है वो इमीडिएटली पेरोल डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करे, कम्युनिकेट करे, ठीक है। असल में ये आती है इन्फॉर्मेशन सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर को चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय छोड़ के गया है वो कम्युनिकेट कर दे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय छोड़ के गया है या और जो भी एम्प्लॉय नया है पेरोल वाले को कम्युनिकेट करे। अच्छा, केस स्टडी का क्वेश्चन याद आ गया, केस स्टडी में उसने कहा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कुछ एम्प्लॉइज छोड़ के गए और नहीं आए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हर महीने की 20 तारीख को, यानी पेरोल प्रोसेस होने से 8-10 दिन पहले ईमेल सेंड कर देता है कि कितने एम्प्लॉइज छोड़ के गए हैं, कितने एम्प्लॉइज आए, ईमेल सेंड कर देता है किसको, पेरोल डिपार्टमेंट। बताइए ये गुड कंट्रोल है कि वीक कंट्रोल? ये वीक कंट्रोल, शाबाश, ईमेल ना पड़े। तो इसका गुड कंट्रोल क्या है? एक्नॉलेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए कि जब ईमेल कर रहे हैं तो उससे कंफर्म कर लें कि उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि नहीं मिल गई, वो रिप्लाई करे या उससे साइन करवा ले, क्योंकि हो सकता है ईमेल इनबॉक्स में ना जंक बॉक्स में चली जाए। तो नेम पे, अच्छा दूसरा, अब नेम क्लियर हो गया ना कि ये छोड़ कर दिया सारे एम्प्लॉइज जर्मन। दूसरा, ये कैसे कंफर्म होगा कि इसमें जो आर्स यूज किए गए हैं वो ठीक है? सुपरवाइजर की टाइम शीट, इसकी सपोर्ट में क्या होना चाहिए? सुपरवाइजर की अप्रूव्ड टाइम शीट। रेट की सपोर्ट में क्या होना चाहिए? ऑथराइज्ड रेट, जो कहां से उठाने हैं? अपॉइंटमेंट लेटर से। फिर इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके बेसिक पे आ जाएगी। अलाउंसेस वगैरह इन ये भी अपॉइंटमेंट लेटर से कंफर्म करने हैं, कैलकुलेशन चेक करनी है। वॉलंटरी डिडक्शन, ये एम्प्लॉय का अथॉरिटी लेटर होगा। स्टैट्यूटरी डिडक्शन करनी, इसको टैक्स रेट से चेक करेंगे कि अपडेटेड रेट्स के मुताबिक कैलकुलेशन हो रही हो। नेट पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, नेट पे डिस्ट्रीब्यूट होती है 3 तरीकों से, कैश, चेक दे दिया, डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करने से पहले आइडेंटिटी कंफर्म कर ले, बंदा वही है, उससे एक्नॉलेजमेंट ले लें कि उसने पैसे वसूल पाए, साइन करवा लें। बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, चेक देते हैं, तो भी चेक देने से पहले आइडेंटिटी कंफर्म कर लें और एक्नॉलेजमेंट ले लें। लेकिन अगर डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करवाते हैं तो सिर्फ अकाउंट नंबर एक दफा मैच कर ले, हर दफा एक्नॉलेजमेंट लेने की जरूरत नहीं होती। बैंकिंग चैनल में डायरेक्ट ट्रांसफर करवाएं, वो सिक्योर है। और लास्ट फिर जीएल अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसकी जिम्मेदारी क्या है कि सारी ट्रांजैक्शन सही तरीके से रिकॉर्ड करे, ठीक है। इसमें जीएल अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम सिर्फ कि टाइमली रिकॉर्डिंग हो पेरोल शीट की, ऐसा नहीं हो कि दिसंबर के महीने की पेरोल शीट 15 जनवरी को रिकॉर्ड हो रही है, क्लियर।
अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सेल्स और परचेज़ सिस्टम में हमने सिस्टम को कंट्रोल को डिवाइड किया था 4 हिस्सों में, सेल्स में भी, परचेज़ में भी। पेरोल में भी 4 हिस्से हैं, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड अदर डिडक्शन, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, रिगार्डिंग पेरोल। लेकिन ये डिपार्टमेंट वाइज़ नहीं, एक्टिविटी वाइज़ है, सिर्फ ये ध्यान में रखिए।